वियतनाम में भी सत्ता पहले कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी और युद्ध के बाद भी सत्ता उन्हीं के हाथ में रही। और इराक और लीबिया में अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन तो किया, लेकिन वहां के हालात पहले से भी खराब हो गए। अब यह देखिए कि इस युद्ध पर अमेरिका का कितना खर्च हो रहा है। आज आपको 3 अलग अलग अनुमान बताते हैं जो अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं। जो सबसे कम खर्च का अनुमान है वो है लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए। दूसरी संभावना यह है कि इस युद्ध पर 8.6 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। और तीसरा अनुमान यह है कि ईरान के युद्ध पर अमेरिका का कुल खर्च लगभग 19 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ये अलग अलग एस्टिमेट्स हैं। जो सबसे कम जिसने लगाया वो भी हमने आपको बताया 3.5 लाख करोड़ रुपए, और जो सबसे ज्यादा अनुमान है वो है 19 लाख करोड़ रुपए। और अमेरिका का कुल रक्षा बजट ही 81 लाख करोड़ रुपए का है। तो 81 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट में से अगर आपके 19 लाख करोड़ एक युद्ध में ही निकल गए तो आप अंदाजा लगाइए। ईरान युद्ध के पहले 72 घंटों में ही अमेरिकी सेना ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ईरान बहुत कम खर्च में तेज रफ्तार से सस्ती मिसाइल्स और ड्रोन्स बना रहा है, जबकि इन सस्ती मिसाइल्स को और ड्रोन्स को मार गिराने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स जो हैं वो बड़ी महंगी हैं और इनके निर्माण की रफ्तार भी बहुत कम है। तो ईरान बहुत सस्ती मिसाइल और ड्रोन्स से हमले कर रहा है, लेकिन जब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इन सस्ती मिसाइल्स को रोकने के लिए अपनी मिसाइल छोड़ता है तो वो मिसाइल बहुत महंगी होती हैं और उनकी संख्या भी बहुत लिमिटेड है। अमेरिका ने खुद ये कहा है कि ईरान एक महीने में 100 से ज्यादा मिसाइल्स का निर्माण कर सकता है और अमेरिका में इन्हें हवा में नष्ट करने वाली सिर्फ 6 से 7 मिसाइल्स ही बनाई जाती हैं। इस समय पश्चिमी एशिया के कई देशों में अमेरिका के ही एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है और इस युद्ध के पहले 3 दिनों में ईरान लगभग 600 मिसाइल्स और 900 ड्रोन से हमला कर चुका है। यानी औसतन हर दिन 200 मिसाइल्स और 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा रफ्तार से अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो मिसाइल्स हैं उनका स्टॉक कुछ हफ्तों में ही खत्म हो सकता है। और अगर ये स्टॉक बहुत कम हो गया तो अमेरिका, यूक्रेन, यूरोप और ताइवान से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स हटाने के लिए मजबूर हो सकता है। इससे यूक्रेन और ताइवान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। तो अब अमेरिका को यह सोचना होगा कि उसे जो बाकी देशों में उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स तैनात किए हुए हैं, बाकी जगह जहां वो हथियार दे रहा है, जैसे यहां पर आपको पता होगा कि यूक्रेन को भी अमेरिका हथियार दे रहा है, हो सकता है अब वो हथियार अमेरिका ना दे पाए। अब डोनाल्ड ट्रंप भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि ईरान का युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 4 दिनों में ही खत्म कर दिया था। हमारी सेना के हमलों की वजह से पाकिस्तान खुद सीज फायर का अनुरोध करने के लिए मजबूर हो गया था। और युद्ध की शुरुआत अक्सर ताकत के प्रदर्शन से होती है, लेकिन उसका अंत रणनीति, धैर्य और कूटनीति से ही संभव होता है। ये बात हमने आपको कल भी कही थी और आज भी मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए इस समय जितने भी बड़े बड़े देश हैं, बहुत पैसे वाले देश हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ईरान की मिसाइल्स हर जगह गिर रही हैं। उसके ड्रोन हर देश की एयर स्पेस में पहुंच रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको भारत में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली। पाकिस्तान की कोई मिसाइल भारत के एयर स्पेस में आकर नुकसान नहीं कर पाई। और बड़ी बात, रशिया आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह सोचकर गया था युद्ध में कि यूक्रेन को 2 हफ्ते में जीत लेगा। अमेरिका यही सोचकर गया था कि इस ईरान के युद्ध को फटाफट खत्म कर देगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 से 1.5 महीना यह युद्ध चल सकता है। उधर भारत को देखिए, भारत ने जो भी अचीव करना था, भारत को जो भी अपने टारगेट्स उसने तय किए थे, वो सारे हासिल करने के बाद भारत ने सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान का इतना नुकसान करने के बाद इस ऑपरेशन को, इस युद्ध को खत्म कर दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि युद्ध में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन उस युद्ध को अपनी शर्तों के साथ और अपने मिनिमम डैमेज के साथ समाप्त करना, ये एक बहुत बड़ी कला है। और ये कला भारत ने, भारत की लीडरशिप ने और भारत की सेना ने पूरी दुनिया को सिखाई है। आज आप जब ये सारी तस्वीरें देखते हैं तो जरा इनकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना, भारत की वायुसेना की परफॉर्मेंस से करके देखिए।
हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो परफॉर्मेंस थी उसे आप देखिए और फिर आपको अंदाजा आएगा कि भारत आज कहां खड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या अचानक किसी हमले में नहीं बल्कि वर्षों पुराने एक सीक्रेट ऑपरेशन का नतीजा था। अब देखिए धीरे धीरे जब उनकी हत्या हुई अब उसके राज बाहर आ रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इतनी जल्दी एक ही दिन के अंदर, इस हमले के 10 घंटे के अंदर ही कैसे खामेनेई की हत्या कर दी। कल हमने आपको बताया था कि कैसे खामेनेई को मारने के लिए उनके मूवमेंट को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। वो कहां आते हैं, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनके मीटिंग करने के कौन कौन से अड्डे हैं। और आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसके लिए ईरान के ट्रैफिक कैमरे इजराइल ने हैक कर लिए थे, अमेरिका ने हैक कर लिए थे। ये एक बिल्कुल नई टेक्निक है। देखिए इजराइल की जो सेना है वो हर युद्ध में एक नई टेक्निक लेकर आती है। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने पेजर्स का इस्तेमाल किया था, पेजर्स को बॉम्ब बना दिया था, उसमें ब्लास्ट होने लगा था। इस बार उन्होंने ईरान के ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो कैमरे लगे हुए हैं उन्हीं को हैक कर लिया। ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने लिखा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरे वर्षों पहले ही हैक कर लिए थे। यानी ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो कैमरे लगे हुए हैं ईरान में, उन्हें बहुत पहले ही मोसाद ने हैक कर लिया था और उन सारे कैमरों की फीड, इन कैमरों का पूरा डेटा, इनकी तस्वीरें, इनके वीडियोस लगातार इजराइल तक पहुंचते थे। और तेहरान के एक खास कंपाउंड की इजराइल लगातार निगरानी करता था जहां पर खामेनेई का दफ्तर था, उस पर इजराइल लगातार निगरानी रखता था। और वहां के कैमरे की तस्वीरें इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि उस कैमरे में यह दिख रहा था कि खामेनेई के दफ्तर में उसके बॉडीगार्ड्स अपनी गाड़ियां कहां पार्क करते हैं, कौन कब आता है, कौन कब वापस जाता है। ये सब चीजें इजराइल की खुफिया एजेंसी देख रही थी और इसी डेटा से इजराइल को इस बात की पूरी जानकारी मिल रही थी कि खामेनेई कहां रहते हैं, किन लोगों से कब मिलने के लिए जाते हैं और हमले के दौरान वो कहां छिप सकते हैं। और खामेनेई पर हमले से पहले इजराइल ने ईरान के मोबाइल नेटवर्क को भी जैम कर दिया था ताकि खामेनेई को कोई चेतावनी भी न मिल सके। तो जब खामेनेई अपने इस खास कंपाउंड में गए, अपने दफ्तर में गए, तो वो कैमरा जो वहां पर लगा हुआ था, जिन जिन रास्तों से खामेनेई का काफिला गुजर रहा था, वो सारे कैमरे इजराइल ने हैक कर लिए थे। और इसीलिए इजराइल को पता चल गया कि इस समय जो खामेनेई की लाइव लोकेशन क्या है और फिर यह हमला बहुत आसान हो गया। अब आपको यह दिखाते हैं कि ईरान के पास कितने हथियार हैं और ईरान अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने कहां ठहरता है। तो ईरान ने अपनी मिसाइल्स को रखने के लिए कई अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसेस बनाए हुए हैं जिसे मिसाइल सिटीज कहते हैं। ये जमीन के नीचे बनी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें हैं जिनमें हर रेंज की मिसाइल्स को स्टोर करके रखा गया है। ये कोई सीधी सुरंग नहीं बल्कि एक विशाल अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसमें न जाने कितने सारे सीक्रेट रास्ते हैं और एक सुरंग दूसरी सुरंग से जुड़ी हुई है। यहां पर मिसाइल्स की स्टोरेज के साथ एक साथ कई मिसाइल्स को लॉन्च करने की सुविधा भी है और यह ईरान की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान की सेना का दावा है कि उसके पास इतने मिसाइल सिटीज हैं कि वो अगले 2 वर्षों तक हर हफ्ते एक नई मिसाइल सिटी का इस्तेमाल कर सकता है। यानी उसने एक पूरा नेटवर्क ईरान में बिछा रखा है इस प्रकार के मिसाइल सिटीज का, इस प्रकार के अंडरग्राउंड सुरंगों का जिनमें मिसाइल्स भरी पड़ी हैं। ईरान का यह मिसाइल कार्यक्रम 1980 के दशक में शुरू हुआ था और 1984 में पहली मिसाइल सिटी उन्होंने बनाई थी। ईरान ये कहता है कि उसके पास 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के मीडिया के मुताबिक ये संख्या 25 से 50 तक हो सकती है। इनमें से कुछ अंडरग्राउंड बेस 500 मीटर की ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन